Hello students, myself Vikas Yadav. You are watching Krishna Coaching Classes. तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कूलाम्स लॉ पढ़ लिया था। कूलाम्स लॉ क्या था? बेसिकली कूलाम्स लॉ में हम लोग दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच का फोर्स फाइंड आउट करते थे, क्या मैग्नीट्यूड होगा उसका, वो चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। अब हम लोग आगे एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है? ध्यान रखिए, सिंपल सी बात है। अभी हमारे पास केवल दो चार्जेस नहीं होंगे, अभी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें दो से ज्यादा चार्जेस होंगे। और सपोज करिए हम एक उन चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाहते हैं, तो इस प्रिंसिपल का वहां पे यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो रीड करते हैं इसका डेफिनेशन। सॉरी, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. The force between any two charges is not affected by the presence of other charge. तो ये सिंपली स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर किसी भी चार्ज पे हम लोग बहुत सारे चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो हमें सिंपली हर एक चार्ज की वजह से, हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा उसका वेक्टर सम ले लेना है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं देखते हैं। और एक लाइन इसका ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किन्हीं भी दो चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो बाकी चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से उस फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब इसको मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए मेरे पास एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, कुछ पॉजिटिव नेचर का है, और मैंने एक चार्ज इधर रख दिया कुछ Q2, ये भी पॉजिटिव नेचर का है। तो ये 100% इसको रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं F12, मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड। ओके, ये फोर्स कैसे निकालेंगे? तो इस चार्ज पे इसकी वजह से निकालना है, तो यहाँ पे कूलम्स लॉ आप आराम से लगा सकते हैं। और फिर एक चार्ज और मैं ले लेता हूं यहाँ पे, इस चार्ज को मैंने ले लिया माइनस ऑफ Q3, सपोज करो माइनस ऑफ Q3 ले लिया। तो ये माइनस ऑफ Q3 Q1 पे कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन का। दैट मीन्स ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे? F13, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। और एक चार्ज ले लेते हैं, सपोज करिए मैंने एक चार्ज यहाँ पे ऐसे ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया पॉजिटिव Q4 ले लिया। तो अब ये पॉजिटिव Q4 क्या करेगा? ये आपका बेटा Q1 को रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं F14, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फोर्थ। तो इस Q1 पे Q2 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी फोर्स लगा रहा है, Q4 भी फोर्स लगा रहा है। बाय नेचर अलग अलग हो सकते हैं, प्रेशर रिपल्सन जो भी होगा। तो ये नेट फोर्स इस पे हमको कैसे मिलना है? बाय दिस स्टेटमेंट सिंपली जो F नेट मिलेगा हमको वो बराबर होगा F12 प्लस F13 प्लस F14। तो इस तरीके से हम उस पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ध्यान आपको ये देना है, जैसे Q1 Q2 के बीच का फोर्स F12 है, इस F12 पे इस Q3 Q4 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये F12 एज इट इज रहेगा, इसका ना डायरेक्शन बदलेगा ना इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा। किसी तरीके से इन दोनों के बीच का जो ये फोर्स है बाकी चार्जेस से अफेक्टेड नहीं होगा। तो ये आपको सेकंड स्टेटमेंट भी आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या, जैसे ये तो मैंने चार्ज 4 चार्जेस का एक सिस्टम लिया, मान लीजिए n चार्जेस अगर होते फॉर सिस्टम ऑफ n चार्जेस, अगर सिस्टम ऑफ n चार्जेस होता तो हम लोग क्या लिख सकते थे? जो F नेट जो होता F12 प्लस F13, और ऐसा करके हम लोग कहां तक जा सकते थे? F1n तक। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको और डिटेल में हम लोग समझने के लिए एक सिस्टम का हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे बना एक 3 चार्ज का सिस्टम है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि उसमें थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है और उसको अलग से करते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, 3 चार्जेस लिए गए हैं Q1 Q2 Q3। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, Q3 का पोजीशन वेक्टर
R3 है। तो देखते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 है। Q2 से Q1 के बीच का डिस्टेंस मैंने R21 लिया है, Q3 से Q1 का बीच का डिस्टेंस मैंने R31 लिया है। और इस Q1 पे Q2 जो फोर्स लगा रहा है, अब इसी बात है, वो इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा और वो आपका F12 है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। और ये आपका F13 है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। अब इसका जो नेट फोर्स होगा वो ऑब्वियस सी बात है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स पे अगर दो वेक्टर आप लेते हैं तो उसके डायगोनल से उसका रिजल्टेंट जाता है, या पहले से जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। फिलहाल उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पहले फोर्सेस को लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मुझे F12 लिखना है तो F12 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। और Q1 Q2 अपान वो डिस्टेंस कितनी है, R21 का स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसके और इसके बीच का हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो जो ये फोर्स लग रहा है F12, इसका डायरेक्शन किधर है, Q2 से Q1 की तरफ है, Q2 से Q1 की तरफ है। दैट मींस यहाँ पे हम लोग यूनिट वेक्टर लगाएंगे R21, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सिमिलरली अगर मुझे F13 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R31 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर ये फोर्स किधर से किधर लग रहा है, 3 से 1 के साइड लग रहा है, 3 से 1 के साइड लग रहा है। तो यहाँ पे R31 यूनिट वेक्टर हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा F नेट जो होगा, सिंपल अगर आप वहां पे देखो तो एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं जो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका रिजल्टेंट इसके डायगोनल से जाएगा। और यही हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहता है कि जो F नेट होगा वो F12 प्लस F13 के इक्वल होगा। तो F12 अगर मैं लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R31 का स्क्वायर, R31 यूनिट वेक्टर। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे दिख रहा होगा आपको Q1 कॉमन है, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या, Q2 अपान R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर प्लस Q3 अपान R31 का स्क्वायर, R31 यूनिट वेक्टर। ये तो आपने तीन चार्ज का एक सिस्टम लिया जिसमें एक चार्ज पे दो अलग अलग चार्जेस की वजह से जो फोर्स था वो फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब इसमें मान लीजिए n चार्जेस होते तो क्या हो जाता, फॉर सिस्टम ऑफ n चार्जेस। तो कुछ ज्यादा नहीं है, n चार्जेस की वजह से होता तो जैसे पहले पे दूसरे की वजह से फोर्स निकाला, पहले पे तीसरे की वजह से निकाला, तो ऐसे हम लोग पहले पे nवें की वजह से निकाल लेते। तो क्या हो जाता है इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देख सकते हो आप, Q1 पहले पे निकाल रहे हैं, किसकी वजह से निकाल रहे हैं, nवें की वजह से। अपान अगर आप इसको देखें तो जिसकी वजह से निकालते हैं वो सबस्क्रिप्ट में पहले है, बाकी फर्स्ट पे निकाल रहे हैं तो पीछे है। तो यहाँ पे हो जाएगा Rn1 का स्क्वायर, Rn1 यूनिट वेक्टर। तो अगर हम लोग nth की वजह से फोर्स निकाल लिए तो जो F नेट होगा बेटा, इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले F12 प्लस F13 और इस तरीके से हम लोग F1n तक लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो F नेट है ये आपका बराबर हो जाएगा, F12 की जगह पे क्या लिखेंगे, F12 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप एक चीज ध्यान से देख लीजिए यहीं पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये फिर से वही है कि इन सब में जब कॉमन था तो अगर आप एनोवा भी लिखेंगे, एनोवा जो आपने लिखा है NH चार्ज की वजह से जो फोर्स लिखा है
उसमें भी Q1/4πε0 आ रहा है, इसको हम लोग ऑलरेडी कॉमन ले सकते हैं अगर चाहें तो। थोड़ा बोर्ड पे आएगा नहीं, एक स्टेप में स्टार्ट कर दे रहा हूँ। Q1/4πε0 कॉमन ले लिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बचा था, Q2/R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर, प्लस Q3/R31 का स्क्वायर, R31 यूनिट वेक्टर। और इसी तरीके से nवे के लिए क्या आ जाएगा, Qn/Rn1 का स्क्वायर, Rn1 यूनिट वेक्टर। ये हो जाएगा आपका। एक फाइनल स्टेप में लिखने जा रहा हूं। इस सब को एक मैथमेटिकल फॉर्म में और लिखा जा सकता है सिग्मा का यूज करके। तो सिग्मा का यूज करके अगर हम लोग लिखें तो ये तो बाहर है, Q1/4πε0, फिर हम लोग सिग्मा लगाएंगे। और ध्यान दीजिएगा ये Q2 है, Q3 है, इस तरीके से Q4 होगा, फिर QL तक जाएगा। तो QI अपॉन, यहाँ देखिए 2 है, 3 है, फिर 4 होगा, फिर ऐसे n तक जाएगा। तो RI, और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो RI1 का स्क्वायर हो गया। और इसके साथ 2 है, 3 है, ऐसे 4 आया होगा, तो RI1 यूनिट वेक्टर। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ I जो होगा 2 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, एक तरीका तो ये लिखने का है, एक तरीका इसका और लिखने का है, हम इसको इसके पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसको इसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। देखते हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर में के फॉर्म में लिखने के लिए एक काम करते हैं। यहां से देखिए, जैसे अगर हम लोग R21 के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर R21 को क्या लिख सकते हैं, वैसे R21 को आप क्या लिख सकते हैं। तो R21 को अगर हमें लिखना है तो यूनिट वेक्टर R21 जो है ये बराबर होगा वेक्टर R21 अपान मॉड में R21, ऐसा होता है। या इसी को R21 यूनिट वेक्टर अपान R21 वेक्टर अपान, ये मॉड को सिंपली हम लोग ऐसे R21 भी लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। ओके, तो अब अगर हम लोग चलें इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में हम लोग ट्राइंगल वेक्टर का जो ट्राइंगल सम था, ट्राइंगल ऑफ एडिशन था वेक्टर का, उसका यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो R2 वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21 इक्वल टू, ये इसका रिजल्टेंट R1 हो जाएगा। और यहां से अगर आप देखिए तो R21 वेक्टर बराबर R1 माइनस R2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये जो चीज है इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे R1 माइनस R2 अपान R21 ऐसा लिखा जा सकता है। तो सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल में आप देखें, इस ट्राइंगल में R3 प्लस वेक्टर R31 इक्वल टू हम लोग R1 लिख सकते हैं। और ये बराबर हम लोग R31 को R1 माइनस R3 ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, R31 की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर R31 अपॉन मॉड में R31 ऐसा लिखा जा सकता है। और ये बराबर आप लोग सिंपली लिख सकते हैं R31 की जगह पे R1 माइनस R3, सिंपल R31 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब ये सब हम लोगों ने इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो दैट मीन्स अब ये वाले इक्वेशन का अगर मैं एक स्टेप और लिखूं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2। अब इसको आप देख सकते हैं, R21 को हमने फाइनली क्या लिख दिया है, R1 माइनस R2। तो नीचे पहले ये रहने देते हैं R21, और ये आपका हो जाएगा R21 का स्क्वायर है, और बगल में R1 माइनस, ये थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, R1 माइनस R2, और अपान में R21 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये R21 का स्क्वायर है, R21 है, तो ये आपका हो जाएगा पूरा एक साथ अगर हम लोग लिखेंगे तो R21 का क्यूब हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम लोग इस वाले को क्या लिख सकते हैं,
1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R31 का होल क्यूब हो जाएगा और इधर हो जाएगा R1 माइनस R3। ये हो गया आपका। सिमिलरली बेटा nth की वजह से भी हम लोग लिख लेते हैं। nth की वजह से क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपान Rn1 का होल क्यूब और इधर हो जाएगा आपका R1 माइनस Rn। ये हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। यहां तक लिखने के बाद अभी हम लोगों को नेट फोर्स चाहिए, तो जो F नेट होगा वो सिंपल सी बात है F12 प्लस F13 एंड कहां तक होगा F1n तक। तो लिखते हैं, अगर हम लोग F12 लिखेंगे तो F12, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर सब में आप देखें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q1 भी सब में कॉमन है, तो हम लोग बाहर ले लेते हैं Q1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब पहले में क्या बचेगा, अगर इसको हम लोग बाहर ले लेंगे तो Q2 आपके पास क्या बच रहा है Q2 के साथ क्या बच रहा है R1 माइनस R2 और अपान में क्या है आपका R21 का होल क्यूब। ऐसे प्लस अगले में क्या बचेगा, अगर आप ध्यान से देखिए Q3 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 अपान R31 का होल क्यूब। सिमिलरली अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएं तो अगला स्टेप इसका क्या होगा, nth के लिए हम लोग क्या लिखेंगे Qn अपान Rn1 का होल क्यूब R1 माइनस वेक्टर Rn, ऐसे लिखा गया। अब एक लास्ट स्टेप है, इसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे, तो Q1/4 एप्सिलॉन नॉट बाहर है। अब हम लोग एक सिग्मा लगाते हैं और देखिए Q2 है Q3 है, ऐसे Q4 होगा Qn तक जाएगा तो Qi लिख देते हैं और ये R1 हर जगह पहले में है तो R1 ही रहने देते हैं, माइनस R2 है R3 है, ऐसे R4 होगा तो ये आपका वेक्टर Ri लिख दीजिए। अपॉन में R21 है R31 है R41 है Rn1 है तो Ri1 का होल क्यूब, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और एक चीज अगर आप चाहें तो ये जो R1i है इसको लास्ट में R1i की जगह पे Q/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। अच्छा, ये सिग्मा कहां से कहां तक जाएगा ये ध्यान दीजिएगा, इधर हो सकता है बोर्ड ना दिख रहा हो। i आपका जाएगा 2 से लेके n तक। इसी को मैं यहाँ पे एक स्टेप इधर इरेज कर देते हैं, तो एक स्टेप और अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसी चीज को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिख रहे हैं Q1/4 एप्सिलॉन नॉट और ये आपका है सिग्मा i 2 से लेके n तक Qi और R1 माइनस Ri वेक्टर अपान। ध्यान दीजिएगा इसकी जगह पे एक चीज हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने इरेज कर दिया, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था बेटा, अगर आप केयरफुली ध्यान दो तो R2 था प्लस R21 वेक्टर था और ये बराबर आपका किसके था R1 के। तो यहाँ से हम लोगों ने R21 बराबर लिखा था R1 माइनस R2 और ऐसे ही R31 क्या आया था, R31 आपका R1 माइनस R3 वेक्टर आया था। अब क्योंकि ये इसका मॉड है तो अगर हम लोग इसका मॉड लेंगे तो ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं आप अगर सबस्क्रिप्ट में देखें तो पहले तो R1 ही है, R1 माइनस 2 3 ऐसा चेंज हो रहा है तो Ri हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। थैंक यू।